नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूजीसी नेट का जून 2014 का पेपर। और आज इस वीडियो में हम इस पेपर को हल करेंगे। और दोस्तों, बिल्कुल ऑथेंटिक इसके आंसर होंगे जो आज मैं आपको बताऊंगा। और इस पेपर से जो आज हम हल करेंगे, इससे आपको कई सहायता मिलेगी, क्योंकि आज हम जो है इम्पोर्टेंट 50 सवाल इसके हल करने वाले हैं। इसके अलावा आगे आने वाले वीडियो में भी मैं ऐसे ही यूजीसी नेट के जो पेपर पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं वह आपको हल कराऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला सवाल सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करना, जिसमें जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति, स्तर विन्यास का सिद्धांत, रेडियो कार्बन तिथिकरण पद्धति और त्रिआयामी मापन का सिद्धांत है। और एक तरफ दे रखा है पीटर रिवर्स, IEM व्हीलर, थॉमस जेफरसन और FW लीबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जिसमें कि जाली उत्खनन प्रकार का हम मिलान करें तो इसका हो जाएगा IEM व्हीलर, REM व्हीलर। स्तर विन्यास का जो सिद्धांत है वो हो जाएगा थॉमस जेफरसन का। रेडियो कार्बन तिथिकरण पद्धति जो है वह हो जाएगी FW लीबी की। और त्रिआयामी जो मापन का सिद्धांत है वह हो जाएगा पिट रिवर्स का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाणकालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सूची मिलान है, वापस करनी है हमको। तो एक तरफ जो हड़प्पा जो है पुरा स्थल से प्राप्त सामग्री है, और दूसरी तरफ जो है संभावित स्रोत है वहाँ के। तो देखते हैं इसको, तांबा, शंख, लाजवर्त और सोना। तो ये कहाँ से जो हमसे मिलते थे वह देखते हैं इनके स्रोत। तो एक तरफ दक्कन, राजस्थान, कच्छ और अफगानिस्तान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। तो जो तांबा है वह राजस्थान से मिलता था, शंख जो है वह कच्छ से, लाजवर्त जो है वह अफगानिस्तान से और सोना जो है वह दक्कन से प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। युद्ध में निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य है? तो जो नहीं मिले हैं अवशेषों में अप्राप्य है, तो वह देखते हैं कौन कौन से हैं। तो तलवार, ढाल और सिरत्राण, ये तीनों ही जो है नहीं होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ से संपादन में जो है निरीक्षण का कार्य करता था जब यज्ञ होते थे? तो चार ऑप्शन है, होता, ब्रह्मा, उद्गाता और उदरव्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मा। ब्रह्मा जो है वह यज्ञों का जो है निरीक्षण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र दिया हुआ है। तो इसके ऑप्शन जो है हम अगर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कि स्रोत सूत्र जो है बलि संबंधित नियम है उनसे संबंधित है। गृह सूत्र जो है वह घरेलू अधिकारों से संबंधित है। धर्म सूत्र जो है धर्म अथवा विधि से संबंधित है। और सुलभ सूत्र जो है वह यज्ञ विधि को मापना, इससे संबंधित है। अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं इसी पेपर का। तो 7वां जो क्वेश्चन है वह है, सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है। तो सूर्य सिद्धांत, पुद्गल, होरा शास्त्र और एरिताइन मरुद्बाण दे रखे हैं, और एक तरफ रोम, यूनानी, आर्यभट्ट और जैन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर हम मिलान करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कि अगर हम देखें तो सूर्य सिद्धांत जो है वह आर्यभट्ट द्वारा दिया गया था। पुद्गल जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। होरा शास्त्र जो है वह यूनानियों से संबंधित है। और एरिताइन मरुद्बाण जो है वह रोम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां सवाल। दोस्तों, आजकल सूची 1 और सूची 2 जो है मिलान करने वाले क्वेश्चन कहीं आते हैं पेपर में। तो इससे जो है हमें एक आइडिया लग जाएगा इस पेपर से। और अगला ये जो है कि दोस्तों, हिस्ट्री में जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो कहीं ना कहीं यही सवाल आपको आने वाले जो पेपर्स हैं यूजीसी नेट के या पीजीटी, जहाँ पे भी जो भी पेपर हिस्ट्री से संबंधित है वहाँ मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगला जो सवाल है वह है लक्षणाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष और परण्याध्यक्ष को इनको मिलान करना है कि ये किस किस विभाग के जो अधिकारी थे। तो अगर हम देखें इसको तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी,
लक्षणाध्यक्ष जो है वह टकसाल विभाग का अधिकारी था, उसका अध्यक्ष था। और शीताध्यक्ष जो है वह कृषि विभाग का अध्यक्ष था। इसके अलावा हम पोतवाध्यक्ष को देखें तो वह माप तोल का अधिकारी था। और पण्याध्यक्ष जो है वह वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। अगला 9वां क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है? तो 4 ऑप्शन है, जोगढ़, धौली, रुमनदेही और शाहबाजगढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहबाजगढ़ी। शिल्प राज्य का जो है उसमें कलिंग युद्ध का अशोक ने वर्णन किया है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था? तो सिरी यज्ञ, सिरी सातकर्णी, पुलमावी फोर्थ और सिरवी पुलमावी। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, पुलमावी फोर्थ। यह जो था सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम पाई के मूल्य की सही गणना की थी? तो पाई के मूल्य की सही गणना की थी अगर हम देखें तो आर्यभट्ट जो थे प्रथम, उन्होंने पाई के मूल्य की गणना की थी। और पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है कभी शासन उसका रहा नहीं? तो 4 ऑप्शन है, प्रयाग, साकेत, वैशाली और मगध। तो प्रयाग में, साकेत में और मगध में, तीनों में ही जो है चंद्रगुप्त प्रथम का शासन रहा था। वैशाली में जो है उसका शासन नहीं रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किसके शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु संत थॉमस जो है वह आए थे? तो अकबर, गोंडो फर्निस, कड़फिसिस या जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोंडो फर्निस। इनके समय में जो है संत थॉमस भारत आए थे ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु। निम्नलिखित बौद्ध पुरास्थलों का सही कालानुक्रम क्या है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा सी, सांची। तो इसका जो बौद्ध पुरास्थलों का सही अगर कालक्रम देखें हम तो सबसे पहले सांची आएगा, उसके बाद अमरावती, उसके बाद नागार्जुन कोंड और नागार्जुनी कोंड के बाद में आएगा नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा अधिकारी मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था? यहाँ नहीं था पर फोकस कीजिएगा। तो नहीं था का अगर सवाल देखें तो प्रादेशिक, राजुक और युक्त ये तीनों थे। इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछा जाता है। और जो नायक था वह अधिकारियों में शामिल नहीं था। अगला सवाल कथन कारण का लेकर है कि भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन की कला दृढ़ता से स्थापित हो गई थी। और इसके बारे में इस कथन का तर्क दिया गया है कि सल्तनत काल में भारत में कागज का उद्योग जो है विकसित हुआ था। तो अगर हम देखें इसका आंसर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि कथन ए और आर जो है दोनों सही है, लेकिन आर जो है इसकी सही व्याख्या नहीं है, यानी इस कथन से संबंधित यह व्याख्या नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, यह किसका कथन है कि दिल्ली के राजगीर एवं संगतरास जो होते हैं समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पियों से अधिक उत्तम है? तो 4 ऑप्शन है, अमीर खुसरो, मिनाज सिराज, इब्न बतूता या हिसामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने कहा था कि दिल्ली के राजगीर एवं संगतरास समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों से अधिक उत्तम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सल्तनत काल की सेना की प्रशासनिक देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता था? तो नायब, वजीर, काजी, आरिजे मामालिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरिजे मामालिक। यह जो है सेना की प्रशासनिक देखभाल करता था सल्तनत काल में। अगला सवाल है, देश में अधिकांशतः भूमि जो अच्छी कृषि की जोत है एवं भूमि जो बहुत उपजाऊ है, सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। विजयनगर राज्य के संबंध में उपरोक्त जो कथन है वह किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक के द्वारा यह कथन दिया गया था कि देश में अधिकांशतः अच्छी कृषि जोत है एवं भूमि जो है उपजाऊ है और सेना की संख्या उसने 11 लाख बताई। ये भी पूछा जाता है कि 11 लाख सेना की संख्या किसने बताई है? तो इसका राइट आंसर अब्दुल रज्जाक
अब्दुल रज़ाक जो है वह होगा। दोस्तों वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलेगा, ताकि आने वाले जो वीडियो के नोटिफिकेशन है आपको प्राप्त हो जाए। अगला सवाल जो है, निम्नलिखित में से किसका ये मत है कि एक महिला एक शासक के रूप में अपने दायित्व का भलीभांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती, क्योंकि मूलभूत रूप से उसमें बुद्धि की संपन्नता की कमी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसामी। ईसामी द्वारा ये कथन दिया गया था कि एक महिला जो है वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह भलीभांति पूर्वक नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही है उनको चुनिए। तो शेरशाह ने अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक फैले हुए साम्राज्य की स्थापना की। अगला जो है वह है कि प्रशासन में हिंदी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक है। उसने कठोरता से कानून व्यवस्था को लागू किया। शेरशाह ने सोने के सिक्कों का चलन जो है वह समाप्त कर दिया। तो अगर इसका राइट आंसर हम देखें तो आंसर जो 2 और 3 है वह राइट होंगे, बाकी ये दोनों कथन गलत है। प्रशासन में हिंदी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक है, और उसने कठोरता से कानून व्यवस्था को लागू किया। दोनों आंसर जो है राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कालक्रम में रखकर कोड जो है उसका उत्तर देना है हमको। तो खानवा का युद्ध, पालखेड़ का युद्ध, चौसा का युद्ध और धर्मत का युद्ध। और अगर इसका राइट आंसर अगर हम देखें कालक्रम के अनुसार तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले खानवा, उसके बाद जो आएगा चौसा, उसके बाद आएगा धर्मत का युद्ध, और उसके बाद जो आएगा अंतिम पालखेड़ का युद्ध। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई थी? तो यहाँ पर नहीं की गई थी वह बताना है। तो अकबर के शासनकाल में जो ग्रंथ था उसकी रचना नहीं की गई थी। अगर हम यहाँ देखें तो तारीख़-ए-फरिश्ता जो है उसकी रचना नहीं की गई थी, और बाकी हुमायूंनामा, तारीख़-ए-शेरशाही और तबक़ात-ए-अकबरी की रचना अकबर के शासनकाल में की गई थी। तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहाँ के संबंधियों एवं जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, और इसमें जो राइट आंसर होगा वह है मुतमिद खान होगा। और यह भी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार यूजीसी नेट में पूछा गया है कि नूरजहाँ के संबंधियों जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया। तो आंसर हो जाएगा मुतमिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मुगलकालीन भारत में अमीर वर्ग यूरोप की तरह एक विधि सम्मत वर्ग था। इसके अलावा अगला जो है यह तो गलत हो जाएगा। इसके अलावा मुगल अमीरों को उच्च स्तरीय प्रशासन में शामिल नहीं किया गया, ये भी गलत है। ईरानी तुरानी से एक ज़्यादा अमीरों के बीच सामाजिक विभेद जो है लुप्त हो गया था, यह भी गलत है। और लास्ट का जो है वह अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल शासक की सेवा में रहते उन्हें खानजात कहा गया है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो ये कथन है वह एकदम सही है। देखते हैं अगले सवाल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। लिखा है फ्रैंको बर्नियर, टर्वेनियर, पेल्सार्ड और राल्फ फिच, और इसको जो सूची 2 से मिलान करना है। और अगर इसके हम राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रैंको टर्वेनियर जो है एक फ्रांसीसी चिकित्सक था जो कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था, जिसकी ये मान्यता थी कि भारत में शासक ही समस्त भूमि का स्वामी है। तो ए का हो जाएगा 4th। टर्वेनियर जो है वह एक फ्रांसीसी यात्री था वह भी, और जो व्यवसाय से जौहरी था, और शाहजहां औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका हो जाएगा 2nd। और अगर पेल्सार्ड की बात अगर हम करें तो एक जो है अंग्रेज यात्री था, और अकबर के शासनकाल में यह भारत आया था। और राल्फ फिच जो है वह एक डच यात्री था, और जहांगीर के शासनकाल में भारत तो मिलान करते हैं। इजारा, हासिल, गल्ला बख्शी और नाबूद, तो ये क्या थे? तो दोस्तों इजारा जो था वह लगान को ठेका पर देने की जो एक प्रथा थी उसको इजारा कहा जाता था। तो इसका मिलान हो जाएगा
और हासिल जो होता था वह मुगलों के अंतर्गत भूमि लगान वसूल जो वास्तविक वसूली थी उस वह होता था हासिल। इसके अलावा अगर गल्ला बख्शी देखें तो भूमि लगान की निर्धारण एवं एकत्रण जो है मुगलों के अंतर्गत जो एकत्रण करने का तरीका था वह हासिल गल्ला बख्शी कहलाता था। और नाबूद वह होता था जहाँ की फसल खराब हो गई, वह क्षेत्र जहाँ की फसल खराब हो गई। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल कथन कारण से संबंधित है कि सैन्य दृष्टि के संदर्भ में औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था, वह मराठों के नियंत्रण में नहीं ला सका, मराठों को जो है नियंत्रण में नहीं ला सका। तो अगर हम इसके कथन कारण को देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो बिल्कुल गलत है और यह जो आर है वह सही है। सैन्य दृष्टि से शासन अलंकृत नहीं था, यह गलत आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वह अच्छी थी अथवा बुरी यह दूसरी बात है। तो उपरोक्त कथन जो दिया था वह किसने दिया था? तो J.F. रिचर्ड्स जो थे उन्होंने यह कथन दिया था, इंपॉर्टेंट कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से जो मिलान करना है। एक तरफ शिवाजी के अंतर्गत केंद्रीय शासन के विभागों के नाम है और दूसरी तरफ जो है विभाग के अध्यक्ष का पद है। तो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, शिवाजी के मंत्री जो थे उनको लेकर सवाल पूछे जाते हैं। तो राज परिवार एवं दरबारी मामलों से संबंधित जो अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? तो अगर हम देखें तो इसको जो कहा जाता था मंत्री होता था। इसके अलावा विदेशी मामलों से संबंधित जो विभाग था वह सुमंत के पास था। शाही पत्र व्यवहार से जो संबंधित थे वह सचिव कहलाते थे, उसका अध्यक्ष सचिव कहलाता था। और वित्त विभाग जो होता था वह अमात्य के पास होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 4 और 1। अगला कथन कारण है, पहला अभिकथन है, दूसरा उसका तर्क है। देखते हैं। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के तीव्र विघटन के लिए निर्बल राजनीतिज्ञ एवं अयोग्य सेनानायक उत्तरदायी थे। और इसके अलावा अगर और हम देखें तो इस काल में मुगल राजनीतिक और अमीर अपने स्वार्थों की पूर्ति में व्यस्त थे, उन्हें साम्राज्य की नीति में कोई रुचि नहीं थी। तो पहला अभिकथन है दोस्तों, दूसरा उसका तर्क है। तो अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गलत है और आर सही है। ये कथन तर्क जो है बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो अभिकथन है वह सही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में मात्र कौन सा प्रमुख उद्योग था? तो जो प्रमुख उद्योग था वह कपास से निर्मित कपड़ा उद्योग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र के एक युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया। तो इन चारों में से सुखदेव, राजगुरु, नामदेव और वासुदेव में से जो महाराष्ट्र के थे वह थे राजगुरु। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। और यह अगर हम देखें तो जिन्होंने कहा था वह है रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल ने यही कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है। अब इनको कालानुक्रम अनुसार क्रमबद्ध करना है। जो ये कूट दिए गए हैं, मिंटो, जॉन सॉर, कार्नवालिस और वारेन हेस्टिंग्स। तो कालक्रम के अनुसार जो है इनको जमाना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स, दूसरे नंबर पर आएंगे कार्नवालिस और तीसरे नंबर पर आएंगे जॉन सॉर और जो चौथे नंबर पर आएंगे लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 3, 2 और 1। 36वां सवाल है दोस्तों। पूर्वी ज्ञान यूरोपीय ज्ञान से घटिया है, यह टिप्पणी किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये। और यह जो टिप्पणी की थी अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो लॉर्ड मैकाले ने जो है यह टिप्पणी की थी। अगला सवाल है, नव राष्ट्रवादी किन्हें कहा जाता है? तो जो गर्म दल के जो थे नेता उन्हें नव राष्ट्रवादी कहा जाता था।
पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान किसने स्थापित किया था? कई बार पूछा गया ये सवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्जन। कर्जन जो थे उन्होंने पूसा में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक आयोग है और उसके अध्यक्ष से मिलान करना है। तो अकाल आयोग जो 1899 में बना था, उसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो वह थे मैकडोनल, एंथनी मैकडोनल। रेलवे आयोग जो 1901 में बना था, उनकी अगर बात करें तो यह हो जाएंगे थॉमस रॉबर्टसन। सिंचाई आयोग 1901 जो बना था, उसकी अगर बात करें तो वह हो जाएंगे सर कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ। और विश्वविद्यालय आयोग जो 1902 में बना था, उसके हो जाएंगे थॉमस रेले। तो अगर इसका राइट आंसर हम देखें तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 1, 4 और 2। यानी अकाल आयोग के जो अध्यक्ष थे एंटनी मैकडोनल, रेलवे आयोग के जो थे वह थे थॉमस रॉबर्टसन, और सिंचाई आयोग के जो थे सर कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ, और विश्वविद्यालय आयोग के थे थॉमस रेले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कवियों में से किसने रूसी क्रांति 1917 में जो हुई थी उसके अभिनंदन में कविता लिखी थी? तो उसके अभिनंदन में जो कविता लिखी थी वह लिखी थी सुब्रमण्य, जो भारती थे, उन्होंने यह कविता लिखी थी। ढाका में अनुशीलन समिति जो थी उसकी स्थापना किस वर्ष की गई? अगर हम देखें तो ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 1905 में। 1905 में जो है ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। तो यह कथन किसका है? तो इसका अगर राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ, तो यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। अगला सवाल है, 1927 में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ था? तो इसका प्रारंभ जो हुआ था महिला शिक्षा में वृद्धि करने को लेकर हुआ था। 44वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल जो था उसका नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन प्लान के संबंध में सही नहीं है। तो इसने स्वतंत्र पाकिस्तान के निर्माण में जो मांग है उसको रद्द किया था, ये तो सही है, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ये किया गया था। इसने भारत में के जो कॉमनवेल्थ से नाता तोड़ने के अधिकार को मान्यता दी थी, यह भी सही है। भारतीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भारतीय होंगे, यह भी सही है। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की गुंजाइश जताई, यह जो है गलत हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत जो समझौता हुआ था उस पर किस समस्या को हल करने के लिए 1950 में हस्ताक्षर किए गए थे? तो नेहरू लियाकत जो समझौता हुआ था दोस्तों, उसमें जो एक समस्या को हल करने को लेकर जो हस्ताक्षर किए गए थे वह हो जाएगा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर जो है, उसके लिए जो है इन्होंने ये इनके सामने समस्या थी, उसको हल करने के लिए 1950 में नेहरू और लियाकत अली जो थे उनके बीच समझौता हुआ था। किस राज्य में पंचायत राज को सर्वप्रथम लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो है पंचायत राज को लागू किया गया था। और 48वां सवाल है, ब्लैक डेथ से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं है को देखते हैं हम कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि खून चूसने वाले पिस्सू जो काले चूहों पर रहते थे ब्लैक डेथ फैलने के लिए जिम्मेदार थे, ये बिल्कुल राइट है। प्लेग को ब्लैक डेथ कहा जाता था क्योंकि इससे जानलेवा काली सूजन हो जाती थी, यह भी बिल्कुल राइट है। इसके अलावा अगला देखिए, भयानक रोग 15वीं शताब्दी में एशिया से यूरोप में फैला था, यह गलत हो जाएगा। लोगों का विचार था कि ईश्वर ने उनके पापों की सज़ा देने के लिए ब्लैक डेथ को भेजा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं जिनमें अभिकथन और तर्क हैं, तो देखते हैं। अभिकथन कहा गया है सभ्यता अपने सभी विविध पक्षों से इतिहास की विषय वस्तु बनती है, और इसके बारे में इसके लिए तर्क दिया गया है कि इतिहास के प्रति ऐसा सांस्कृतिक दृष्टिकोण इसे सभ्यता की जीवनी बना देगा। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों जो है सही कहे गए हैं, और आर जो है इस ए की सही व्याख्या करता है। और दोस्तों अब आज का लास्ट सवाल, पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टिकोण
आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं और आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते हैं। यह कथन किस मध्ययुगीन इतिहासकार का है? तो जिस इतिहासकार ने यह जो कथन दिया था उनका नाम है इब्न खल्दून। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर इब्न खल्दून होगा। तो ये थे दोस्तों यूजीसी नेट जून 2014 में आए हुए 50 महत्वपूर्ण सवाल जिनको कि आज हमने देखा। और दोस्तों एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें बार बार जो है वीडियो देखिएगा, इन्हें नोट डाउन कीजिएगा ताकि आने वाले जो पेपर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं अगर ये सवाल रिपीट होते हैं तो आज का जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। और आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले जो इम्पोर्टेंट वीडियो है या ऐसे ही जो मैं क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा, हल कराऊँगा, तो उसके जो नोटिफिकेशन है वह आपको मिल जाए। धन्यवाद।